नमस्कार बच्चों। साइंस की आपकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का टॉपिक हमारा है दर्पण। दर्पण के बारे में यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दर्पण दो पदार्थों का संयोजन से बनता है, पैलेडियम तथा परावर्तक पदार्थ। ठीक है, पैलेडियम पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हुई होती है और इस प्रकार से दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, पॉलिश के लिए यहाँ पर हम लोग चांदी या पारे का प्रयोग करते हैं। ठीक, दर्पण के प्रकार लिखे हुए। दर्पण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है वो समतल दर्पण है, दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग आगे समतल दर्पण के बारे में कुछ उसकी विशेषताएं जानेंगे। पहली विशेषता यहाँ पर लिखी हुई है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण जो हमारे घरों में जो मिरर होता है, तो उसमें क्या होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। ठीक है, तीसरा बिंदु बता रहा है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और वस्तु की दूरी दर्पण से दोनों समान होती है। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण है और ये नेत्र है। यहाँ से हम इस वस्तु को, व्यक्ति जो है इसे हमने वस्तु माना है और दर्पण के सामने ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और नेत्र की सहायता से इसे हम देख रहे हैं, तो दर्पण के दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो पहला बिंदु जो था उसके आधार पे यहाँ पर दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और आभासी है। ठीक, दूसरा बिंदु यहाँ पर ये था कि जो वस्तु की दूरी दर्पण से है वही प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से होती है। ठीक है, तो इस तरह से समतल दर्पण के ये बिंदु कंप्लीट होते हैं। आगे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग। ठीक है, परिभाषा लिखी हुई है, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ और दूसरा तल दबा हुआ होता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ और दूसरा तल दबा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद इसके एक सतह पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। इस तरह एक तरफ जब हम पॉलिश करते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, दूसरी सतह चमकदार होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तल है हमारे पास, एक उभरा हुआ तल है और एक दबा हुआ तल है। ठीक, तो पॉलिश करने के आधार पर यहाँ पर दर्पण, गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसमें परावर्तन सतह का मध्य भाग अंदर की ओर दबी हुई होती है और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। और इसमें जो परावर्तक सतह होती है वो क्या होती है, मध्य भाग होती है, यानी अंदर की तरफ होती है, यानी जो उभरी हुई सतह होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण देखेंगे। तो उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें परावर्तन सतह का मध्य भाग बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण है उत्तल दर्पण का दूसरा नाम। ठीक है, और यहाँ पर पॉलिश जो है वो दबे हुए तल पे की जाती है, जिससे उभरा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। ठीक है, इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ए चित्र जो है वो हमारा अवतल दर्पण को दर्शा रहा है और बी जो है उत्तल दर्पण को दर्शा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अंदर का सतह जो है वो दबा हुआ है और ऊपर का सतह जो है उभरा हुआ है। तो अवतल दर्पण में क्या किया गया है, बाहर की तरफ उभरे हुए तल पे पॉलिश की गई है। कलई का मतलब होता है पॉलिश, और भीतरी तल जो है यानी दबा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। ठीक, इसके बाद उत्तल दर्पण में क्या हुआ है, भीतर की तरफ पॉलिश की गई है और भीतर की तरफ पॉलिश करने से क्या हुआ, बाहरी तल जो है वो परावर्तक तल का कार्य कर रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको दोनों के बीच में अंतर समझ सकते हैं। आगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जानेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी कार, मोटरसाइकिल, इन सभी बस में दर्पण लगा होता है, जैसे पीछे आ रही हम अपने वाहनों को या लोगों को देख सकते हैं। तो वो दर्पण कौन सा होता है बच्चों? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण वाहनों में हेडलाइन से शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है तो बल्ब लगा होता है और बल्ब के चारों तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ चमकदार एक सतह, एक बॉक्स बना होता है, जिससे क्या होता है लाइट जो है वो एक तरफ केंद्रित हो सकती है। ठीक है, इसी तरह की कुछ आकृति टॉर्च और सर्च लाइटों में भी होती है। शेविंग दर्पण नाई की दुकान में जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो दर्पण होता है वो भी एक तरह का अवतल दर्पण होता है। उसके बाद चिकित्सालय में दांतों को बड़ा देखने के लिए जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, एक स्टिक होती है उसमें आगे की तरफ दर्पण लगा होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टियों में प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर इसे चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है हमारे सामने वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि हमारा ये जो दर्पण होता है, मान लीजिए ऐसे एक दर्पण है, तो दर्पण क्या है? एक गोले का एक भाग है और इस गोले का एक केंद्र रहा होगा। तो इसका जो केंद्र होता है, गोले का जो केंद्र होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, मिलती जुलती परिभाषा है, केंद्र की जगह त्रिज्या शब्द यूज़ किया गया है। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। ठीक है, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, जितना भाग जहाँ से प्रकाश की किरण परावर्तित हो सकती है, तो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में लिखा है वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमारी परिभाषा है फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं इन सबको आप याद कर लें, क्योंकि ये आपको आगे न्यूमेरिकल में और दर्पण के प्रतिबिंब संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको समझने के लिए ये बेसिक है, आपको आना ही चाहिए ये। आगे फिर एक छोटा सा रिलेशन है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है F बराबर R/2, जहाँ F फोकस दूरी है और R वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, अभी जो परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं उन्हें हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली परिभाषा थी हमारी वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि यहाँ पर जो परावर्तक सतह है वो उभरी हुई सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह जो है वो उभरी हुई सतह है, यानी अंदर की तरफ पॉलिश की गई है। ठीक, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र की बात कर रहे थे हम लोग। वक्रता केंद्र क्या है? यह एक गोला है और इस गोले का ही एक भाग है, इतना भाग ये दर्पण है, और इसका जो केंद्र है उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट था वक्रता त्रिज्या। तो क्योंकि ये एक गोला था और इस गोले की एक त्रिज्या भी है, तो गोले की त्रिज्या को ही हम लोग दर्पण की वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट था मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र तथा दर्पण का ध्रुव P, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्रुव के बारे में बताना भूल गए। ध्रुव क्या होता है? जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है, यानी ये जो P है, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ठीक, इसके बाद फिर बात करते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की। तो फोकस बिंदु क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, C और P के बीचों बीच स्थित होना चाहिए और साथ में ये मुख्य अक्ष वाली लाइन पर भी होना चाहिए। तो ये F बिंदु जो है वो क्या है? फोकस बिंदु है। ठीक, नेक्स्ट फिर लास्ट पॉइंट हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता फोकस दूरी क्या होती है? एक तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दूसरा यहाँ पर हमें बताया गया कि F तथा P के मध्य जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये जो दूरी है ये क्या है? फोकस दूरी है। F और P के मध्य दूरी जो है उसे फोकस दूरी कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा गोलीय दर्पण टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम लोग दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और साथ में और भी कुछ दर्पण से संबंधित बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसी क्लासें अगर आप लगातार पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।